देखिए, आज हम 12वीं प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी भूमिका हम आपको बताते हैं। तो इस प्रश्नावली में व्रत से संबंधित हमारा पूरा अध्ययन चलेगा। व्रत का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम व्रत की परिभाषा बताते हैं। किसी समतल में, ये बोर्ड अपने आप में एक समतल है। इस समतल में एक निश्चित बिंदु हमने ले लिया, तय कर लिया कि ये बिंदु है निश्चित। अब इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हम स्थित बिंदुओं का एक समूह लेते हैं। जैसे ये पेन है, ये न छोटा होता है न बड़ा होता है। अतः इस पेन को हम लेकर के और ये दूरी पेन जितनी दूरी ले ली और इस प्रकार से इन बिंदुओं का हमने समूह बना दिया। जो एक निश्चित बिंदु है और उससे एक निश्चित दूरी पर स्थित है ये बिंदु, इन बिंदुओं का हम समूह बना रहे हैं और इन समूह को हम देखते हैं। तो देखते देखते देखो ये क्या बन जाएगा, एक व्रत बन जाएगा। आपको थोड़ी देर में दिखने लगेगा क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन छोटा होता है हमारा। तो इस प्रकार से हम एक पेन जितनी दूरी, जिसे एक निश्चित दूरी कहते हैं, पर स्थित बिंदु ढूंढ रहे हैं इस समतल में और इन बिंदुओं के समूह को हम व्रत कहेंगे। तो आपको कुछ बिंदु दिखे होंगे, अगर नहीं दिखे तो मैं इनके बीच में और डॉट लगाऊंगा तो आपको दिखने लग जाएंगे। तो किसी समतल में, ये बोर्ड अपने आप में एक समतल है और इस समतल में एक निश्चित बिंदु हमने ले लिया। जहां पर हमने ओ लिखा हुआ है वो निश्चित बिंदु है और उस निश्चित बिंदु से ये हमने निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु ढूंढ लिए हैं और वो दूरी हमारी छोटी बड़ी नहीं हुई, हमेशा एक समान रही, क्योंकि पेन हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये एक सारे जो बिंदु है, इन बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। तो इस प्रकार से व्रत बन गया। इसकी परिभाषा आपके बुक में लिखी मिल जाएगी और आप छठी क्लास से व्रत को पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैं केवल लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को। और अब आपको ये व्रत बहुत अच्छे से दिखने लग गया होगा। तो व्रत की क्या परिभाषा हुई, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। किसी समतल में, ये समतल है बोर्ड अपने आप में, इसमें एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को व्रत कहते हैं और इस निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं और इस निश्चित बिंदु से परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। और ये व्रत इस समतल को 3 भागों में बांटता है। ये अभ्यंतर कहलाता है और ये व्रत कहलाता है और ये बहिर्भाग कहलाता है। यानी समतल में 3 हिस्से इसने कर दिए। एक तो स्वयं अपने आप में एक व्रत बन गया, एक उसके फिर भीतर का हिस्सा और एक उसके बाहर का हिस्सा। अगर व्रत पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दे तो उसे व्रत की जीवा कहते हैं। तो इस प्रकार से व्रत की जीवा हो गई। और दोबारा से एक दूसरा चित्र ले लेते हैं। अगर किसी व्रत पर स्थित 2 बिंदु हम पकड़ ले तो उन 2 बिंदुओं के बीच का भाग, जिसमें वो बिंदु भी शामिल हो, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। और अगर चाप के दोनों सिरों को व्रत के केंद्र से मिला दे तो चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड। और अगर व्रत की, देखो हमने उस व्रत में जीवा समझाई थी, अगर ऐसी जीवा खींच दे जो व्रत के केंद्र से गुजरती हो तो उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसके अलावा अगर व्रत की जीवा खींच दी जाए तो वो व्रत को 2 भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग व्रतखंड कहलाता है। छोटा है इसलिए लघु व्रतखंड कहलाएगा और जो उधर बड़ा बच गया वो दीर्घ व्रतखंड कहलाएगा। तो ये लघु व्रतखंड हुआ। देखो, आज 12वीं प्रश्नावली शुरू करते हैं। 12.1 पहला सवाल है, व्रत का केंद्र व्रत के में स्थित होता है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। तो देखो, ये व्रत होता है और ये व्रत का केंद्र होता है और ये इसके अभ्यंतर में, भीतर है। क्योंकि जब किसी समतल में व्रत खींचा जाता है तो समतल के 3 भाग कर देता है। एक बहिर्भाग ये वाला है, एक अभ्यंतर ये वाला, एक स्वयं वो व्रत। तो इस प्रकार से 3 भाग करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अभ्यंतर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए। एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, जैसे ये है एक बिंदु और इसकी व्रत के केंद्र से दूरी हो त्रिज्या से ज्यादा है। त्रिज्या तो यहां तक ही हो जाएगी, त्रिज्या ज्यादा है। तभी कहां आ गया बिंदु, ये व्रत के बहिर्भाग में आ गया। अगर त्रिज्या से ज्यादा दूरी होगी तो व्रत के बाहर होगा वो बिंदु, केंद्र से अगर दूरी।
तो इसमें ऐसा ही लिखा है कि केंद्र से दूरी कितनी है, त्रिज्या से भी ज्यादा है, तो बाहर हो जाएगा बहिर्भाग में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे ये वृत्त है और ये इसकी सबसे बड़ी जीवा है ए बी, तो ये वृत्त का व्यास कहलाएगी। ये केंद्र से होकर गुजरती है। ये भी जीवा है लेकिन ये छोटी है, ये भी जीवा है लेकिन ये छोटी है। सबसे बड़ी जीवा ये, इसके बाद इधर फिर छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। एक चाप जब इसके सिरे व्यास हो, देखो ये चाप है एक, इस चाप के दोनों सिरे क्या है, वृत्त के व्यास के भी सिरे है, तो ये फिर क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। तो क्या होता है, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे क्या हो, व्यास हो, तो यहां क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त। एक वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है, तो मैंने अभी पहले सवाल में बता दिया था कि अगर एक समतल में कोई वृत्त खींचा जाता है तो उसके 3 भाग करता है, बहिर्भाग, अभ्यंतर और स्वयंभू वृत्त। तो कितने भाग में बांटता है वो समतल को, 3 भागों में विभाजित करता है। देखिए दूसरा सवाल है, सत्य असत्य बताना है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी कि ये कोई वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र को वृत्त के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने पर ये क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। तो ये सत्य है। अब इसने आगे लिखा है, कारण भी लिखी उत्तर का। तो कारण यही है इसका कि ये त्रिज्या की परिभाषा होती है, मतलब इसे ही त्रिज्या कहते हैं। तो इसका हर एक का कारण लिखना जरूरी नहीं है, हमने लिख दिया सत्य, और कारण लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते, क्योंकि वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, अर्थात यही कारण है इसका। नंबर 2, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होते हैं। तो चाप अलग चीज होती है, जैसे ये यहां से यहां तक का चाप, इसका जीवा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मान लो यहां से यहां तक का चाप है, इसका जीवा से कोई लेना देना नहीं है, तो ये असत्य है। अब ये असत्य क्यों है, क्योंकि चाप और जीवा में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए समान लंबाई के चाप हो गए तो उनका जीवा से क्या लेना देना, वो जीवाएं होती नहीं है। अगर ये ऐसे पूछ ले कि समान लंबाई के चाप से संगत जीवाएं, तो जैसे इससे संगत जीवा ये बनेगी, इससे संगत जीवा ये बनेगी, तो ये तो समान होती है। अगर चाप समान है तो उनकी संगत जीवाएं भी समान होगी, तो ये असत्य है। उसके बाद यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक दीर्घ चाप होता है, ये भी असत्य है। क्योंकि जब वृत्त के को समान चापों में बांटा जाएगा, 3 समान चापों में बांटा जाएगा, इस प्रकार से हम बना के दिखा देते हैं। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये बची हो गई। तो जब 3 समान चाप हो जाएगी तो तीनों चाप समान है, बराबर है। जब दो चापों में बांटा जाता है ना, और एक छोटी और एक बड़ी हो, तब होती दीर्घ। अब तो कुल मिला के ये है कि ऐसा चाप जो केंद्र पर कितना कोण बनाए, 180 डिग्री से बड़ा बनाए, वो दीर्घ चाप होता है। जबकि ये दीर्घ चाप कैसे हो जाएगा, तो 120 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा 120 का, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर कुल कोण 360 डिग्री का बनता है, और ये समान चाप है तो ये समान हिस्सों में बट जाएगा, 360 डिग्री 120 120 120 में। और 120 डिग्री के चाप से जो चाप बनता है वो लघु चाप बनता है। तो इस प्रकार से ही क्या है, हमारा जो सवाल है तीसरा, ये असत्य है। और इसका कारण हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि वो तीनों चाप समान है, इसलिए वो दीर्घ चाप नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा संगत कोण केंद्र पर कितना बनता है, 120 डिग्री का बनता है। उसके बाद है चौथा सवाल, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। सत्य है, क्योंकि ये वृत्त है और अगर इसका ये व्यास खींच दिया जाए तो इसकी जो लंबाई होती है, जो ये जीवा है, ये वृत्त के केंद्र से गुजर गई, क्योंकि त्रिज्या से दुगुना हो जाता है, एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, तो 2 त्रिज्याओं के योग से मिलकर के व्यास बनता है। अतः वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी होगी वो क्या होगी, व्यास होगी। ये सत्य है। तो मैंने कारण भी समझा दिया है और लिख भी दिया है कि सत्य है। उसके बाद में हम इसमें बढ़ते, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल में स्थित एक स्थिर से अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है। तो ये व्यास नहीं कहलाता, ये वृत्त कहलाता है। वृत्त की परिभाषा होती है कि किसी समतल में
एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये समतल है, इस समतल में एक निश्चित बिंदु है, इससे निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु है और इनका समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इसलिए असत्य है, व्यास नहीं कहलाता बल्कि वृत्त कहलाता है। तो कारण में क्या लिखोगे कि इस तरह की जो परिभाषा है उसे व्यास नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वह जीवा, एक ही पांचवा बीच में रह गया कि वृत्त एक समतली आकृति है। ये भी सत्य है क्योंकि जो वृत्त होता है वो एक समतल पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनता है, अर्थात समतल में बनता है, इसलिए समतली आकृति होती है। और सातवां है वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। तो देखो ये जीवा है और इस पे क्या स्थित है? केंद्र है। तो ये क्या कहलाई? जीवा नहीं कहलाई बल्कि व्यास कहलाया। तो कारण में क्या लिखोगे कि इसे त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास कहते हैं। तो मैंने सभी में सत्य है सत्य तो लिख दिया और कारण मैंने मौखिक समझाया है। अगर आप कारण लिखना चाहो तो मौखिक को ध्यान से सुन के लिख सकते हो।